ऑक्सफोर्ड से लेकर ब्रिटिश संसद तक। पिछले कुछ दिनों में आचार्य प्रशांत ने ब्रिटेन के अनेक मंचों पर वेदांत, उपनिषदों और मानवता के सामने खड़े वैश्विक मुद्दों पर अनेक संवाद किए। विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछे, शिक्षकों ने प्रश्न पूछे, सांसदों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों ने भी प्रश्न पूछे। एक बात बार बार सामने आई, क्या भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा आज भी आधुनिक मनुष्य के जीवन में प्रासंगिक है? मैसेज तो मैं भारत का लेकर के गया था वहाँ पर। भारत में ही आत्मज्ञान का दीप सबसे पहले जला था। तो वहाँ पर जब मैं सबको आग्रह करते हुए देखता था कि क्या बात है, समझाइए हमको। ऑक्सफोर्ड में जैसे ईशावास्य उपनिषद का पाठ हुआ तो एक और तो अच्छा भी लगता था, गर्व की भी बात है, और दूसरी ओर ये लगता था कि काश भारत भी और ज़्यादा आग्रही हो पाए। ब्रिटेन की इस महत्वपूर्ण यात्रा के बाद आचार्य प्रशांत भारत लौटे और एयरपोर्ट पर उनका हार्दिक स्वागत किया गया। वेलकम आचार्य जी। गीता कम्युनिटी के सभी मेंबर्स ने आपको बहुत मिस किया, पर हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि वेदांत पूरी दुनिया तक पहुंच। थैंक यू सो मच, वी आर प्राउड टू बी योर स्टूडेंट्स। थैंक यू आचार्य जी, वेलकम होम। क्या कहना चाहेंगे आप ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाद आज आप भारत लौटे हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो मैं भारत का लेकर के गया था वहाँ पर। वहाँ से लौटा हूँ तो भारत को क्या संदेश, क्या मैसेज हो सकता है? यही कि देखिए, बात तो हमारी ही है। भारत में ही आत्मज्ञान का दीप सबसे पहले जला था, पर हमने उसको पूजा बहुत, पर पढ़ा बहुत कम। अब जब बाहर जाता हूँ और वहाँ पर हर श्रेणी के लोग, सामान्य लोगों से लेकर के उनके डिग्निटरीज़ और उनके पार्लियामेंटेरियंस तक जब उत्सुकता दिखाते हैं, आग्रह दिखाते हैं, तो एक और तो अच्छा लगता है, और दूसरी ओर भीतर ये टीस भी उठती है कि मेरा भारत ही अपने सर्वोच्च ग्रंथों को उतना हार्दिक अपनापन क्यों नहीं दे पा रहा। असल में हम पैदा होते हैं ना, और हमें पैदा होते ही हमारे उपनिषद और बाकी सारे दार्शनिक ग्रंथ थमा दिए जाते हैं, तो हमारा परिचय हो जाता है, और हम परिचय को सोच लेते हैं कि ज्ञान हो गया है ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई चीज़ हमारे हाथ में जल्दी आ गई, बचपन से आ गई, घर में ही मौजूद है, हवाओं में मौजूद है, तो हमें लगता है हम उसे समझ गए। हम समझते नहीं हैं। तो वहाँ पर जब मैं सबको आग्रह करते हुए देखता था कि क्या बात है, समझाइए हमको। ऑक्सफोर्ड में जैसे ईशावास्य उपनिषद का पाठ हुआ तो एक और तो अच्छा भी लगता था, गर्व की भी बात है, और दूसरी ओर ये लगता था कि काश भारत भी और ज़्यादा आग्रही हो पाए, हम अपने सर्वोच्च ग्रंथों को न सिर्फ सम्मान बल्कि प्रेम दे पाएँ, सिर्फ घर में ना रखें, हृदय में रखें, समझ कर रखें। सर, यूके पार्लियामेंट में जो उपनिषद की चर्चा हुई, ये परंपरा भारत में पहले से भी है, पर आज जो है ये कम नज़र आती है। इसकी क्या कुछ वजह मानते हैं आप? देखिए, परंपरा को अहंकार आत्मसात कर सकता है अपने प्रयोजन के लिए। जहाँ कहीं हमें सुविधा होगी, जहाँ कहीं हमें स्वार्थ होंगे, वहाँ तो हम परंपरा से कुछ तत्व उठा लेंगे। बात भारत की नहीं है, बात मनुष्य मात्र की है, माने पूरे संसार की है। और जहाँ कहीं परंपरा ज्ञान की होगी, वहाँ अहंकार को खतरा अपने लिए अनुभव होगा। तो परंपरा के जो सबसे मूल्यवान तत्व होंगे, अहंकार उनको किनारे सरका देगा, और परंपरा में जो कुछ ऐसा होगा जो साधारण है, मनोरंजन के भी काम आ सकता है, अहंकार को कोई हानि वगैरह नहीं देने वाला, खाने पीने की बातें, कैसे कपड़े पहनने चाहिए और किस तरह त्यौहार मनाने चाहिए, जो इस तरह की बातें होंगी परंपरा में, अहंकार उनको अपेक्षतया आसानी से स्वीकार कर लेगा, क्योंकि उसमें कोई हानि नहीं हो रही है। लेकिन उसी परंपरा में जब सांख्य योग आएगा, जब भगवत गीता आएगी, जब उपनिषद आएंगे, ये भी तो हमारी परंपरा ही है ना, ये भी तो हमारी विरासत के ही हिस्से हैं।
तो अहंकार उनको एक तरफ कर देगा, कहेगा नहीं नहीं, परंपरा के इस हिस्से से मुझे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं, और वो अलग असम्मान दिखा के नहीं करेगा, वो अलग सम्मान दिखाकर करेगा, कहेगा बहुत अच्छी चीज़ है, अब इसको कपड़े में लपेट करके आप मंदिर में रख दीजिए और कभी पढ़िएगा मत। तो परंपरा के भी दो हिस्से होते हैं, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, और जो सबसे मूल्यवान हिस्सा है हमें उसको उसकी सही जगह देनी पड़ेगी। वेदांत बोलते हैं उसके, वेदों का शिखर, वेदों की उत्कृष्टतम फिलॉसफी, दर्शन, और फिर उसी से और जितनी भारतीय ज्ञान की धाराएं हैं वो आगे बही हैं। भारत अगर अपने अपने शीर्ष ग्रंथों के पास जाएगा तो बहुत बहुत अच्छा होगा, और आज भारत को ही नहीं पूरे विश्व को बहुत ज़रूरत है उन ग्रंथों की। सर, वेस्ट वेदांत में इंटरेस्ट दिखा रहा है, लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत में ये संवाद कम क्यों है? वही बात जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कही थी, ज़्यादा परिचय हो गया, हमको लगा कि चीज़ हमारी है। देखिए, सत्य विरासत की, वसीयत की बात नहीं होता, वंशानुगत नहीं होता। सीधे सीधे कहूँ तो वो पुरखों से नहीं मिल सकता आपको। हाँ, ज्ञान मिल सकता है, बाहर का संस्थान मिल सकते हैं, रुपया पैसा मिल सकता है, हवेलियाँ मिल सकती हैं, ये सब आपको आपके पुरखों से मिल सकता है, परंपरा से मिल सकता है। लेकिन थोड़ी एक सुनने में कष्टदायी बात लगेगी, लेकिन बोलनी ज़रूरी है क्योंकि सच है। बोध तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए खुद ही खोजना पड़ता है। हर बच्चा जो पैदा होता है ना, वो अपने साथ अज्ञान का बीज लेकर पैदा होता है। तो हर बच्चे को अपनी यात्रा फिर शून्य से शुरू ही करनी पड़ती है। वो बच्चा अगर सोचेगा कि जैसे मुझे पिता का पैसा मिल गया और बाकी और हवाओं से या समाज से या संस्कारों से चीज़ें मिल गई, वैसे ही मुझे आत्मबोध भी मिल जाएगा, तो आत्मबोध ऐसे नहीं मिल सकता। आत्मबोध तो खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन हमने ये मान लिया कि भाई हम तो महापुरुषों की, ऋषियों की, संतों की धरती रहे हैं, तो ये सब कुछ तो हमें बस यूं ही नहीं उपलब्ध होता। बड़ी साधना करनी पड़ती है, और उस साधना में स्वयं को देखना पड़ता है, ग्रंथों के साथ एक हार्दिक संवाद करना पड़ता है। वो हार्दिक संवाद करना भारत ने कम कर दिया, यहीं पर हमसे चूक हुई है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उस भूल का सुधार हो सके। जो हमारा गीता समागम कार्यक्रम है पूरा, वो यही है। उसमें इतने हमारे करीब 1.5 लाख छात्र हैं, और उसमें हम ग्रंथों को ही लेकर के उनको फिर से प्रवेश दिला रहे हैं आम जीवन में। आप अपनी आम जिंदगी को समझो ग्रंथों के प्रकाश से। सर, एक आखिरी में सवाल पूछना चाहूँगी, आप वैसे सीखते भी हैं, उनको सिखाते भी हैं, ये जो टीचर है और लर्नर की जो दोनों की चीज़ है, कैसे बैलेंस कर पाते हैं? नहीं, टीचर मैं नहीं हूँ, टीचर तो सत्य होता है। असली जो टीचर है, जिसके पास अधिकार है, जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी जा सकती, जो बदलता नहीं, वो तो सत्य होता है। शास्त्र हमारे कहते हैं कि आत्मा माने सत्य, वही प्रथम गुरु है। तो सिखाना उसी का काम है। मैं माध्यम हूँ, या भगवत गीता की भाषा में कहें तो निमित्त मात्र, चैनल हूँ, जिसके माध्यम से वो सत्य अपने आप को मुखरित कर रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है। तो उसमें मेरे अहंकार के लिए श्रेय लेने जैसी कोई बात वैसे भी नहीं है, तो मुझे उसमें कोई समस्या नहीं आती है। मैं खड़ा हुआ हूँ खाली, अब कुछ बोल देता हूँ, मुझे भी नहीं पता होता कि अगली बात में क्या बोल दूँगा। वो सत्य का काम है, सत्य जाने। और अब दूसरी बात आपने जो कही कि सीखना, ह्यूमिलिटी, उसमें भी मैं कैसे श्रेय लेने दूँ अहंकार को। अहंकार जैसे इस बात का श्रेय लेता है ना कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, वैसे ही वो इस बात का भी श्रेय लेना चाहता है कि मैं बड़ा विनम्र हूँ। अब विनम्रता का भी मैं श्रेय क्या ले लूँ? अगर वहाँ पर पश्चिम में कुछ ऐसा है जिससे हमें सीखने की ज़रूरत है, तो ये बात तो एक फैक्ट है, तथ्य है, और तथ्यों को तो स्वीकार किया जाता है, इसमें विनम्रता कैसी? और बात यह है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें उन्होंने बहुत तरक्की कर ली है, और हमें निसंदेह उनसे सीख भी लेना चाहिए। जैसे विज्ञान का क्षेत्र हो गया, इंस्टीट्यूशंस उन्होंने बनाए हैं, जो सिविक ऑर्डर की बात है वो उनका बेहतर है, तो ये सब चीज़ें हमें उनसे सीखनी भी चाहिए। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है
जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।